वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियरली? यस सर। ठीक है बेटा। हमें पढ़ना है। आज हमने कर लिया था अपना सेक्शन 32 पूरा कर लिया था डेप्रिसिएशन का, और आज पीजीबीपी की नेक्स्ट क्लास है। ठीक है जी, जिसके अंदर की हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 35। देखिएगा बच्चों, सेक्शन 35। साइंटिफिक रिसर्च है। अच्छा, साइंटिफिक रिसर्च का मतलब क्या हमने ये चैप्टर, क्या ये हमने एक्सपेंडिचर लास्ट क्लास में किया था? शायद हमने सेक्शन 32 तक ही किया था, जहां तक मैं सही हूँ। चलिए, किया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं किया होगा क्या रजिस्टर चेक करके एक बार बता सकते हैं? सेक्शन 35 क्या हमने शुरू कर दिया था? नो सेक्शन 35 स्टार्ट करना है हमें, अभी किया नहीं था। ठीक है जी, तो इसमें लिखिएगा सेक्शन 35 किस चीज का है? एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है जी? साइंटिफिक रिसर्च का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो आज से पहले फैक्ट हमारे पास में अवेलेबल नहीं थे, उसको एग्जिस्टेंस में लाना। ठीक है जी, ये कुछ भी हो सकता है, साइंस से रिलेटेड भी हो सकता है, ये सोशल साइंस से भी रिलेटेड हो सकता है, स्टैटिकल साइंस से भी रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास में साइंटिफिक रिसर्च से जुड़े हुए बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर क्या प्रोविजंस हैं, ये हमने पढ़ने हैं। तो क्या है हमारे पास में? एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। पहले मैं बात कर रहा हूं इन हाउस। इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च का मतलब क्या होता है? एक होता है इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च और एक होता है आउट हाउस साइंटिफिक रिसर्च। इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च का मतलब क्या है कि मेरा खुद का यही बिजनेस है, मैं यही काम कर रहा हूं, मैं साइंटिफिक रिसर्च करने वाली एक कंपनी हूं या एक इंडिविजुअल हूं। ठीक है जी, तो ये जो इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च है, इट शुड बी related to business। ठीक है जी, ये जो एक्सपेंडिचर है ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। अब साइंटिफिक रिसर्च से जुड़े हुए दो पर्सन है मेरे पास में, दो कंपनीज है मेरे पास में। एक तो है जनरल कंपनी, जनरल कंपनी, ठीक है जी, और एक है स्पेसिफिक कंपनी। ठीक है, जनरल कंपनी और स्पेसिफिक कंपनी। जनरल कंपनी कौन है ये आपको अपने आप पता लग जाएगा जब मैं स्पेसिफिक कंपनी को डिफाइन कर दूंगा कि स्पेसिफिक कंपनी कौन है। ठीक है जी, तो स्पेसिफिक कंपनी कौन है? स्पेसिफिक कंपनी है बायोटेक्नोलॉजी में लगी हुई कोई भी कंपनी। बायोटेक कंपनी हो सकती है, या फिर ये हो सकती है प्रोड्यूसर ऑफ
आर्टिकल not mentioned in schedule 11। ठीक है जी, 11 शेड्यूल में क्या क्या चीजें नहीं आती, इस चीज का पता लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, जनरली इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह आते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है इसके डेप्थ में जाने की कि स्पेसिफिक कंपनी कौन सी होती है। स्पेसिफिक कंपनी होती है जी, स्पेसिफिक कंपनी, वहां पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस है या फिर स्पेसिफिक कंपनी। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी जनरल कंपनी के बारे में। अगर जनरल कंपनी का कोई एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर दो तरीके का है जी, एक तो है प्री कमेंसमेंट्स, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कमेंसमेंट से पहले है। ठीक है जी, प्री कमेंसमेंट्स कोई भी इसका एक्सपेंडिचर है जो कि कमेंसमेंट से 3 साल पुराना है, 3 ईयर प्रायर टू कमेंसमेंट, या फिर पोस्ट कमेंसमेंट, यानी कि ये करंट ईयर का एक्सपेंडिचर हो सकता है सर। ठीक है जी, तो हमने एक्सपेंडिचर को दो चीजों पे डाल दिया, प्री कमेंसमेंट्स और पोस्ट कमेंसमेंट्स, और ये जनरल कंपनी के एक्सपेंडिचर 100% डिडक्टेबल है। डिडक्टेबल है। ठीक है जी, अच्छा अब देख लो कि हमारे पास में कौन कौन से जनरल कंपनी के एक्सपेंडिचर। अच्छा एक काम करते हैं, पहले आपने इसको बना लो फिर समझाता हूं। और इसके अंदर ही एक चीज हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वरना इसको दो दो बार लिखना पड़ जाएगा। मेरे ख्याल में अभी तक किसी ने लिखा होगा नहीं इसको। देखना जी, इसको भी बाइफरकेट कर लो दो पार्ट्स में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फर्दर फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, प्री कमेंसमेंट्स और पोस्ट कमेंसमेंट्स। पहले बना लो फिर समझाता हूं। यहाँ पे भी लिख लो 3 इयर्स, और इधर भी लिख लो 100% डिडक्टेबल, तो मैंने सबके लिए ही लिख दिया। ठीक है, हाँ जी, अब समझो इस चीज को। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कोई भी एक कंपनी जो कि जनरल कंपनी है, यानी कि जो स्पेसिफिक कंपनी नहीं है, ठीक है, उसके अगर कोई इन हाउस एक्सपेंडिचर होते हैं, इन हाउस मतलब रिलेटेड टू बिजनेस, अगर उसके कोई एक्सपेंडिचर होते हैं, रिलेटेड टू बिजनेस अगर उसके कोई एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि वो खुद ही ये काम कर रहा है। जैसे एक कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर काम कर रही है, जैसे सिप्ला कंपनी हो गई, ठीक है जी, कोई दवाई कोई मेडिसिन बना रहे हैं वो लोग, ठीक है, तो अगर उनके कोई भी ऐसी जनरल कंपनी के कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हो 100% लिख सकते हो।
सर कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी 100% लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, आपने बिल्कुल सही सुना। कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी आप लिख सकते हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है सर। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरीके के हैं, प्री कमेंसमेंट्स यानी कि कमेंसमेंट से पहले के, बिजनेस के शुरू होने से 3 साल पुराने खर्चे, या फिर पोस्ट कमेंसमेंट्स करंट ईयर के खर्चे। ठीक है, प्री कमेंसमेंट्स कैपिटल नेचर के भी और पोस्ट कमेंसमेंट्स कैपिटल नेचर के भी। ठीक है जी, आप लिख सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, अब प्री कमेंसमेंट्स के अंदर कौन से आएंगे? रेवेन्यू नेचर के सैलरी, नंबर 1 सैलरी विदाउट परक्यूजिट्स, विदाउट परक्यूजिट्स। और नंबर 2 मटेरियल परचेज, ये आएगा। यानी कि अपने साइंटिस्ट वगैरह को अगर मैं कोई सैलरी दे रहा था तो वो सैलरी को मैं अपने एक्सपेंडिचर की लिस्ट में लिख सकता हूं, लेकिन अगर उस सैलरी के अंदर परक्यूजिट इंक्लूड है तो उस परक्यूजिट को मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई? मटेरियल मैंने Yes, जितने sir. का भी परचेज किया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो मैं लिख सकता हूँ अपने पास में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। पोस्ट कमेंसमेंट्स के अंदर सर सारे तरह के एक्सपेंडिचर मैं लिख सकता हूँ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर। अब प्री कमेंसमेंट्स के कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि बिजनेस शुरू होने से 3 साल पुराने कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर मैं लिख सकता हूं सारे, एक्सेप्ट कौन से नहीं लिख सकता हूं सर? परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड। ओके, पोस्ट कमेंसमेंट भी इसी तरीके से है, सारे एक्सपेंडिचर लिख सकता हूं कैपिटल नेचर के, एक्सेप्ट परचेज ऑफ लैंड। ठीक है जी। Yes, sir. तो हमारे पास में क्या है, कहना ये चाहते हैं सर कि साइंटिफिक रिसर्च के जुड़े हुए सारे कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर, चाहे वो कमेंसमेंट से 3 साल पुराने हो या करंट ईयर के हो, 4 साल पुराने नहीं होने चाहिए, यानी कि 3 साल से पहले के नहीं लिख सकते आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस साल आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया उस साल से 3 साल पुराने खर्चे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं, जिसके अंदर की रेवेन्यू नेचर में इंक्लूड है सैलरी लेकिन विदाउट परक्यूजिट, और परचेज ऑफ मटेरियल रेवेन्यू नेचर में, और पोस्ट कमेंसमेंट्स के सारे लिख सकते हैं सर। ठीक है जी। और कैपिटल नेचर के सारे लिख सकते हैं सर, चाहे वो प्री हो चाहे वो पोस्ट कमेंसमेंट्स हो, सिर्फ परचेज ऑफ बिल्डिंग आप नहीं लिख सकते, परचेज ऑफ लैंड आप नहीं लिख सकते। सर परचेज ऑफ बिल्डिंग लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में है हमारे पास में साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जुड़ी हुई कोई भी स्पेसिफिक कंपनी, इसके आप 100% एक्सपेंस जो है डिडक्टेबल है, 100%, 100%। ठीक है जी, चाहे वो प्री हो चाहे पोस्ट हो।
प्री और पोस्ट कमेंसमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, सारे के सारे अलाउड है एक्सेप्ट परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पे मैंने लैंड एंड बिल्डिंग कर दी, बिल्डिंग भी है यहाँ पे, आप बिल्डिंग भी नहीं लिख सकते। बना लिया बेटा आप लोगों ने ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक चीज देखो ध्यान से, केस को समझना। पहले केस लिख लेते हैं। केस का नाम है सर सेल ऑफ एसेट, ठीक है। और सेल ऑफ एसेट में पहला केस क्या है? सेल ऑफ एसेट of scientific research without use in other business। ठीक है जी। और केस नंबर 2 है सेल ऑफ एसेट of scientific research after taking into other business। समझ में आया जी? मैं कहता हूं कि साइंटिफिक रिसर्च में मेरे पास में एक कैपिटल एसेट था और मेरा साइंटिफिक रिसर्च हो गया खत्म। अब इस साइंटिफिक रिसर्च के एसेट को मैं कहां लेके जा सकता हूं? दूसरे बिजनेस में लेकर के जा सकता हूं। तो मैं उसको दूसरे बिजनेस में लेकर के गया और वहां कुछ दिन उससे यूज किया और फिर बेच दिया। या फिर दूसरा केस, मैं उसे दूसरे बिजनेस में लेके ही नहीं गया और साइंटिफिक रिसर्च से निकाल करके मैंने उसको बेच दिया। दोनों केस समझ में आ गए? Yes, sir. पहला केस जहां पे विदाउट यूज इन अदर बिजनेस है, मान लो हमारी सेल्स प्रोसीड्स जो है वो है 10 लाख रुपए, हमने इसे 10 लाख में बेचा और डिडक्शन इसकी अलाउड है अंडर सेक्शन 35 5 लाख। ठीक है जी। और मैंने इसे परचेज किया था 5 लाख रुपए। देखो सीधी सी बात है ना, अगर साइंटिफिक रिसर्च में मैंने किसी एसेट को परचेज किया था तो मेरे रूल्स क्या कहते हैं, चाहे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे एज एन एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में मैंने 5 लाख रुपए ही लिख लिया होगा, यानी कि मैंने डिडक्शन क्लेम कर ली होगी। तो देखो सही भी है कि 5 लाख रुपए का मैंने परचेज किया और 5 लाख की डिडक्शन मैंने इसके ऊपर ले ली। ठीक है। अब मैंने इसको बेच दिया कितने में? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में बेच दिया मैंने इसको, तो ये हमारी इनकम है। ठीक है जी। कैसे इनकम है? बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम है ये हमारी।
लोअर ऑफ नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 क्या है? सेल प्राइस प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, ठीक है, माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और नंबर 2 क्या है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। तो पहले वाले का रिजल्ट क्या निकला सर? पहले वाले का रिजल्ट निकला, सेल्स प्राइस कितना था सर? 10 लाख प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 कितना था सर? 5 लाख माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया था? 5 लाख। तो हमारे पास में इनकम कितनी आ गई सर? 10 लाख पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 दिखाई दे रहा है सर हमारे को कितना है? 5 लाख। तो हमारी बिजनेस इनकम कितनी हो गई सर? हमारी बिजनेस इनकम हो गई 5 लाख। 5 लाख। ठीक है जी। ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, अब नंबर 2 में देख लो। एक बात बताओ, अगर मैं साइंटिफिक रिसर्च से निकाल करके, देखो मैंने यहाँ पे ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बनाना मत। मैंने 5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी और उसको 5 लाख रुपए का यहाँ लिखा था, यानी कि फुल डिडक्शन क्लेम कर ली थी मैंने इसकी। और अब बिजनेस 1 के P&L से निकाल करके मैं इसको बिजनेस 2 में ये P&L में लेकर के जा रहा हूं, या बिजनेस 2 की बैलेंस शीट में लेकर के जा रहा हूं। चलो एसेट तो कहां पे आते हैं सर? बैलेंस शीट में आते हैं ना। तो बैलेंस शीट में मैं इस प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या लिखूं? बोलो। बोलो बच्चों, सही जवाब दो या गलत जवाब दो, लेकिन जवाब दो। सर 5 लाख ही लिखेंगे। सर नील लिखेंगे। 5 लाख की आपने परचेज की थी, 5 लाख के आप मजे मार चुके हो, P&L अकाउंट में लिख चुके हो, अपनी इनकम से एडजस्ट कर चुके हो। तो आज उसकी WDV क्या है? नील। ऐसी WDV वाले को आप बिजनेस 2 में ले गए तो उसकी वैल्यू क्या होगी सर? नील। अब नील वैल्यू वाली प्लांट एंड मशीनरी को 1 रुपए में अगर बेच दूं तो ये इनकम होगी, मानते हो? Yes, sir. ये कौन सी इनकम होगी? बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन? सर ये कैपिटल गेन होगा, क्योंकि बिजनेस ने इसको एक 0 वैल्यू पे होल्ड किया था, 0 वैल्यू पे होल्ड किया था। तो जितने में भी ये बिकेगा पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन क्या होता है? सेल्स कंसीडरेशन माइनस WDV तो होता है। Yes, sir. तो WDV नील थी, तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन हो गया। सर उस हिसाब से तो ऊपर भी जो हमने 10 लाख रुपए का बेचा है, अगर 5 लाख रुपए बिजनेस इनकम है तो 5 लाख क्या होना चाहिए सर? कैपिटल गेन होना चाहिए, और वो है भी। लेकिन वहां मैं इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मेरे को ये बात सेकंड पॉइंट में समझानी ही थी। कभी कभी ना कुछ सॉफ्टवेयर जिद्दी हो जाते हैं। अच्छा, तो सर इसको लिख लेते हैं, फुल अमाउंट
capital gain as new business took it on nil value. नोट कर लो। जब कर लो तो बता दो। सर केस 1 में आपने बोला कि वो जो 10 लाख की प्रोसीज मिलेंगी वो कैपिटल गेन है, तो फिर ये 5 लाख ना की ना ना बिजनेस ना ना 10 में से 5 बिजनेस इनकम है और 5 कैपिटल गेन है, ये बोला मैंने। ओके सर, ओके सर। 5 तो हमने बिजनेस इनकम निकाली ही है। डन सर। ठीक है। देखना जी, अगर आप आउट हाउस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी कि खुद नहीं बिजनेस करते, लेकिन किसी दूसरे को ऐसा बिजनेस करने पे डोनेशन दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो आप आपके बिजनेस में इस प्रॉफिट एंड लॉस, आपके बिजनेस के अंदर ऐसे खर्चे को, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं। बात समझ में आई? पहले बात, मेरी बात समझ में आई कि भाई मान लो वान्या जी जो हैं वो साइंटिफिक रिसर्च कर रही हैं, मैंने कहा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कोरोना की दवाई बनाने लग रही थी आजकल। मैं कौन हूं? मैं सेठ गिरधारी लाल, मेरा इसके बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई बिजनेस कनेक्शन ही नहीं है हमारा। मैंने इसको अच्छा काम करने पे कोई डोनेशन दे दिया, तो मैं अपने बिजनेस में इसको एज एन एक्सपेंडिचर लिख सकता हूं। ये बात समझ में आई? यस सर। अब Yes, वान्या sir. का मतलब क्या है? वान्या का मतलब ये है कि साइंटिफिक रिसर्च से जुड़ी हुई कोई भी नेशनल लैब, नेशनल यूनिवर्सिटी, आईआईटीज या आईआईएम्स को अगर मैं डोनेशन देता हूं, तो मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले लिख सकता था 150%, यानी कि 10,000 देता था और 15,000 लिख सकता था, लेकिन अब कितना हो गया है ये? 100%। अगर मैं अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूशन को ये डोनेशन देता हूं, तो 100% मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकता हूं, यानी कि 10,000 दूंगा और 10,000 ही मैं क्लेम कर सकता हूं। ठीक है जी। अगर मैं किसी कंपनी को ऐसा करने पे कोई डोनेशन देता हूं, तो मैं 100% उस अमाउंट का, यानी कि 10,000 दूंगा और 10,000 ही लिख सकता हूं। और अगर साइंटिफिक रिसर्च नहीं, कोई व्यक्ति सोशल और स्टैटिकल रिसर्च कर रहा है और मैं जाकर के उसको डोनेशन दे देता हूं, चाहे वो रिसर्च एसोसिएशन हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या कुछ अदर हो, ऐसे अमाउंट का 100% मैं अपने
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकता हूँ। तो पहले वो 150 जो काट के अपनी बुक में 100% कर लो, बाद में ना कहना कि वहां पे एडिट नहीं करवाया मैं। ठीक है जी। अच्छा ध्यान देना, वानिया जी साइंटिफिक रिसर्च कर रही थी, मैंने इनको डोनेशन दिया, 1 साल का डोनेशन मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। अगले साल इनका अप्रूवल हुआ ही नहीं कि ये साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, और मैंने इनको दे दिया डोनेशन। तो उस साल मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो 10,000 रुपए लिखूंगा, यानी कि पहले साल मैंने इनको डोनेशन दिया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लिया, अगले साल इनकी अप्रूवल ही छिन गई कि ये साइंटिफिक रिसर्च कर रही हैं, और मेरे को इस फैक्ट का पता नहीं था, मैंने इनको फिर डोनेशन दे दिया। तो ऐसा डोनेशन डिसअलाउड हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरे नहीं लिखा जा सकता। क्या सर पिछला वाला डोनेशन भी टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं, पिछले वाला डोनेशन टैक्सेबल नहीं होगा, वो डिडक्शन मेरी बनी रहेगी, क्योंकि जब मैंने ये डोनेशन दिया था तब ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन या पर्सन थी। ये पॉइंट मेरा समझ में आया? ये लिखा है? यस सर। Yes, sir. सर अगर ये सब मिड ईयर भी होता है तब भी आपको आवाज तेज डिडक्शन करना बेटा मिलेगी? अपनी। सर अगर ये मिड ईयर भी होता है तब भी डिडक्शन तो मिलेगी ना, जैसे कि आपने 31 फर्स्ट। तारीख को, हाँ 31 तारीख को एक बार अप्रूवल मिल जाती है ना, तो मिड ईयर नहीं छीन सकता कोई, ओके सर। अनलेस एंड अनटिल कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना हो। ओके सर। जैसे होता नहीं है, आपने सुना होगा, अगर आपके पेरेंट्स कोई पेंशनर हो तो वो क्या कहते हैं कि आपको ना लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हर साल मैं जिंदा हूं का प्रूफ देना पड़ता है, लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हाँ मेरी पेंशन मेरे खाते में आती रहे, मेरे अकाउंट के अंदर आती रहे, ऐसा ही सर्टिफिकेट है ये। ठीक है। ओके सर। अब सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अच्छा, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च नहीं, सेल ऑफ एसेट। अब देखो यहाँ पे है ना, खेलने खेलने वाली बात है, आप परसेंटेज याद रखेंगे तो आप परसेंटेज के हिसाब से क्वेश्चन को कर सकते हैं कि कितना परसेंट देना। अगला देखो जी, 35 AD, इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस हैं, उनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि उस बिजनेस को अगर आप खोलते हैं, तो आपका सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 35 AD के अंदर है। इसका मतलब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं, लेकिन आप नहीं लिख सकते लैंड को, गुडविल को, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर हुए किसी खर्चे। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप इन बिजनेसेस के अंदर करते हैं, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड, गुडविल या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे नहीं होना चाहिए। अब सर ये बिजनेसेस को हम याद कैसे करें? याद मत करो, याद मत करो। अच्छा एक बात बताओ, मेरी क्लास के अंदर मान लो ढेर सारे बच्चे, और
आदित्य नाम का कोई बच्चा नहीं है, तो मुझे किसी बच्चे का नाम याद हो या ना हो, लेकिन ये पक्का याद रहेगा कि हाँ आदित्य नाम का कोई बच्चा नहीं। मानते हो? ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि मैंने उन बच्चों के नाम बार बार लिए हैं या मैंने देखे हैं उनके नाम बार बार, तो चाहे मुझे नाम याद ना हो लेकिन ये पता रहेगा कि नेगेटिव लिस्ट के अंदर आदित्य नाम का एक बच्चा मेरी क्लास में नहीं है, क्योंकि उसका मैंने नाम कभी सुना ही नहीं। ठीक इसी तरीके से इन बिजनेसेस की लिस्ट को 3, 4, 5, 10, 15 बार पढ़ लेना और ये दिमाग में रह जाएगी, पक्का रह जाएगी, मानो यकीन दिमाग में रह जाएगी। इस बिजनेस से रिलेटेड कोई और बिजनेस होगा तो वो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ सर वो सेक्शन 35 AD में हमने नहीं पढ़ा। बात समझ में आई मेरी? यस सर। यस सर। अच्छा, अब बोला क्या गया है? सिंपल बात बोली गई है यहाँ पे कि सर जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं। पोस्ट कमेंसमेंट अगर कोई है तो उसको भी आप अपने पास में लिख सकते हैं। प्रायर पीरियड ऑफ एक्सपेंसेस यानी कि 3 इयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब ध्यान देना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मान लो इन बिजनेसेस में से किसी एक बिजनेस में आपने कोई खर्चा किया जिसकी की वैल्यू 10,000 रुपए से ज्यादा थी। कितनी थी? 10,000 रुपए से ज्यादा थी, और आपने उस एक्सपेंडिचर को कर दिया कैश में, यानी कि एक दिन में उस एक्सपेंडिचर की वैल्यू जो थी वो 10,000 रुपए से ज्यादा थी और आपने उसे कर दिया किसमें? कैश में। तो ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि 10,000 रुपए से कम का खर्चा है, कैश में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 से ऊपर का खर्चा है तो बैंक से करना पड़ेगा, वाइट में करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ओके। अच्छा, ये पर डे की लिमिट बता रहा हूं और आपके पर डे की लिमिट एग्रीगेट हो जाएगी। जैसे मान लो 1 मिनट के लिए मैंने किसी वेंडर से प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर दी और उसको बोला कि 2 लाख रुपए की है, एक काम कर सुबह 9 बजे आना ऑफिस में। वो आया, मैंने 9 बजे उसकी एक एंट्री बना दी 8,000 रुपए की। मैंने कहा लो जी 2 लाख में से 8,000 आ गए? कहता हाँ आ गए। मैंने कहा अभी 10 मिनट ठहर जाओ। फिर थोड़ी देर बाद एक और एंट्री बना दी 8,000 की। ऐसे पूरे दिन में ड्रामे करता रहा, 8,000 रुपए की एंट्री बनाता रहा और कैश में पेमेंट करता रहा। रूल ये कहते हैं एक दिन में हुई सारी ट्रांजैक्शंस का आप एग्रीगेट देखेंगे। अगर वो 10,000 से ऊपर चला जाता है तो आप कैश में नहीं कर सकते, 10,000 से नीचे रहता है तो कैश में कर सकते हैं। 10,000 से ऊपर जाता है कैश में कर देते हैं, एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। कितना डिसअलाउड हो जाएगा? पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी? यस सर। Yes, sir. हुआ यहाँ पे ठीक है जी। और यस सर। इसी छोटी सी बात के ऊपर ये नीचे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है टेक्सटाइल बिजनेस का और फूड चेन फैसिलिटी। अब आपको ध्यान क्या रखना है? बोलो क्या ध्यान रखोगे? यहाँ पे एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो। कुछ अटपटा लगता है क्या? कुछ अटपटा लगता है क्या? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड कैपिटलाइज वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 4 लाख। हाँ जी, पहले तो ये बिजनेस देख लो। बिजनेस है ट्रेडिंग इन टेक्सटाइल एंड commencements the business of cold chain facility with effect from 1/7/2018 और उसने ये
तो क्या ये बिजनेस हमारा 3580 का है? हाँ जी यस सर, है। कोल्ड चेन फैक्ट्री है। हाँ है सर है। क्या उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी अलाउड है? हाँ सर अलाउड है। क्या लैंड अलाउड है? नहीं सर अलाउड नहीं है। क्या बिल्डिंग अलाउड है? हाँ सर अलाउड है। क्या गुडविल अलाउड है? नहीं सर गुडविल अलाउड नहीं है। क्या मशीनरी अलाउड है? हाँ सर अलाउड। हो गया जी क्वेश्चन, बताओ। लड्डू सा क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना है सेक्शन 3580 का है। हाँ सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड परचेज ऑफ गुडविल? हाँ सर। तो बस उनके ऊपर लगेगा, लैंड गुडविल, और एक और चीज थी, क्या थी, मैं खुद ही स्किप कर गया दिमाग से, क्या था? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे। फाइनेंशियल। चलो ठीक है जी। थर्टी फाइव डी पे आना बच्चों। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्री एक्सपेंडिचर सुना है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स होते हैं कुछ रिलेटेड टू लीगल प्रोसीजर्स, रिलेटेड टू प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, या फिर एग्जिस्टेंस में लाने से, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने से पहले के खर्चे। सर ये कौन कौन से खर्चे होते हैं? सर ये वाले खर्चे होते हैं, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, है ना, पढ़े हुए हैं ये सर हमने पहले से ही। सारे के सारे खर्चे एक बार ही देख लो, अगर किसी का मतलब नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ लो। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स का मतलब होता है मार्केट सर्वे वगैरह करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं कि हमारे लिए फाइनेंशियली वाइबल है या नहीं है ये प्रोजेक्ट। बोलो जी, ठीक है। सर सारे आप, समझ। हाँ जी, यस बोल रही थी बस। क्या कुछ पूछ रहे हो बेटा? नो नो सर, बस बोल रही थी, सब समझ में आते हैं। हाँ ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं हमारे पास में ये एक्सपेंडिचर्स हैं, ओके सर, और इन एक्सपेंडिचर को करने वाला पर्सन कौन है? कोई इंडियन कंपनी है या फिर कोई भी पर्सन है अदर देन इंडियन कंपनी, बट वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। सर ये कौन होते हैं? हमने तो अभी तक पर्सन की डेफिनेशन को जाना ही नहीं है। इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कंपनी हो सकता है, ठीक है जी। हमारे पास में कोई क्या नाम है आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, ठीक। तो हमारे पास क्या है, ये हम ये बोलते हैं कि इंडियन कंपनी या फिर एनी अदर रेजिडेंट इन इंडिया, कोई, ठीक है सर, उन्हीं को ही मिलेगी ये, वही लिख सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कहते हैं ठीक है ये एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं एज अ प्री एक्सपेंडिचर, लेकिन हम प्री एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं? तो मैक्सिमम लिमिट बताई गई हमारे को कि सर हम हायर ऑफ 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड,
अगर सोचो हमारी कंपनी है 1 करोड़ की और हम अपने प्री एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं 20 लाख रुपए के, तो क्या सबसे पहली बात 20 लाख के प्री एक्सपेंडिचर हो सकते हैं? नहीं सर, इट कांट बी मोर देन 5%। ठीक है जी, ओके, बात समझ में आई। 5% से ज्यादा आपके प्री एक्सपेंडिचर नहीं हो सकते। ऐसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कह लो या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो, एक ही बात है। कितने का प्रोजेक्ट है और कितने की कैपिटल इन्वेस्ट हुई है, एक ही बात है ना। तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा आपके प्री एक्सपेंडिचर्स नहीं हो सकते। किसके केस में? कंपनी के केस में। और किसी और के केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से ज्यादा नहीं हो सकते। अब रूल पूछते हैं कि ठीक है सर, ये तो प्री एक्सपेंडिचर हमें बता दिए 5%, कितना हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं? क्या पूरा का पूरा 5% ही लिख दें? कहते हैं नहीं नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम 1/5 कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारे पास प्री एक्सपेंडिचर थे 5 लाख रुपए के, तो हम इसको 5 ईयर्स से डिवाइड करेंगे और 1 लाख रुपए अपने P&L अकाउंट में लिखेंगे। कितने साल तक? बार बार लगातार 5 सालों तक। ठीक है जी, ओके। यानी कि डिडक्शन मिलती है 1/5, जितने आपके प्री एक्सपेंडिचर है उसको 1/5। ठीक है, और ऐसा करने वाले पर्सन के लिए कंपलसरी ऑडिट होते हैं, ऑडिट करवाने उसके लिए जरूरी है। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब नीचे दिया हुआ है। L&B, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, P&M, F&F, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अच्छा सर, मान लो हम ऐसा कर रहे थे और ऐसा करते करते तीसरे साल में एक कंपनी का दूसरे कंपनी में अमेलगमेशन हो जाता है, विलय हो जाता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में समा जाती है, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। रिमेनिंग 2 इयर्स के लिए रिजल्टिंग कंपनी ऐसे एक्सपेंडिचर को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकती है। सिंपल, ठीक है। यस सर। थर्टी फाइव DDA क्या कहता है? 35 DDA कहता है कि सर हमने ना, हमारी कंपनी के अंदर सरप्लस ऑफ स्टाफ था और हमने शेक हैंड स्कीम निकाली और एक VRS की स्कीम को लेकर के आए अंडर शेक हैंड स्कीम। शेक हैंड स्कीम का मतलब ये है, जबरदस्ती नहीं की जाएगी आपसे। हमारे पास सरप्लस ऑफ स्टाफ है, आप अपनी नौकरी से परेशान हैं, दोनों चीजें हो रही हैं, हम आपसे परेशान, आप हमसे परेशान, लेकिन हम आपको धक्का नहीं मार रहे, हम आपको धक्का नहीं मार सकते। VRS की स्कीम लेकर के आएंगे। VRS समझते हो ना, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। VRS वॉलंटरी, सबसे पहला नाम ही है वॉलंटरी, यानी कि स्वेच्छा से। यानी कि अगर एम्प्लॉयर चाहे तो जबरदस्ती धक्का नहीं मार सकता, चाहे उसके पास सरप्लस ऑफ स्टाफ है तो भी। अच्छा सर, समझ में आ गया VRS का मतलब। VRS की स्कीम आई है आपके पास में। अब क्या होता है, आपने उस एम्प्लॉय को अपने पास अपॉइंट किया था 20 साल के लिए, आपने 14th ईयर में VRS की स्कीम निकाल दी, उसने भी अपना साइन किया उस डॉक्यूमेंट के ऊपर और भाग गया। क्या ये सही नहीं था कि आप उसको कोई कंपेंसेशन देते? हाँ सर बिल्कुल, कंपेंसेशन मिलता। तो जो कंपेंसेशन मिलता है वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सेल्फ, एम्प्लॉय के हाथ में। यहाँ पे मैं रिसीव करने की नहीं, पे करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। यानी कि
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो सर मैंने अगर कोई वीआरएस की स्कीम के ऊपर कोई खर्चे किए हैं तो उन खर्चों को मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं? लेट्स से 200 एम्प्लॉइज गए और हर एम्प्लॉय को मैंने 1 लाख रुपया दिया पेड वर्ड, या फिर 200 एम्प्लॉय गए और मैंने इतना पैसा ड्यू कर दिया। कितना हो गया सर? ये जितना भी हो गया, और इसका मैंने 70% तो आज ही पे कर दिया और 30% नेक्स्ट ईयर से पे किया, नेक्स्ट ईयर में पे किया। 70% आज ही पे कर दिया और इसको मैंने नेक्स्ट ईयर पे किया। तो जब से पे करूंगा तब से मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको 1/5 दिखा सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ सर? मान लो मैं कंपेंसेशन का अमाउंट थोड़ा कम कर देता हूं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे रूल पढ़ाने हैं, मेरे को कोई यहाँ पे ये नहीं है कि एग्जांपल बढ़िया बढ़िया बनाने हैं कि भाई अमाउंट कैलकुलेशन के वाइज बढ़िया ही हो। मैं इसको यहाँ से कम कर देता हूँ। मान लो मैं 200 एम्प्लॉइज को एज अ कंपनसेशन 1000 रुपया दे रहा था। वैसे बहुत कम है, 1 लाख भी कम है, 10 लाख होता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया ये बताना जरा सर? 2 लाख। मैंने 2 लाख रुपए देने थे, 2 लाख का 70% कितना हुआ? 1,40,000। 1,40,000 का 1/5 कितना हुआ? नहीं बोलोगे? बता दो। 28,000 28,000 तो मैं इस साल लिख सकता हूँ। अच्छा सर ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी, नेक्स्ट ईयर क्या सिचुएशन होगी सर? एक तो पिछले साल वाला 28,000 आप लिखोगे और साथ ही जो करंट ईयर में 30,000 आपने पे किए हैं ना, 30,000 नहीं 30% पे किए हैं, यानी कि 60,000। 60,000 का 1/5 कितना होता है? 12,000। 12,000। ये नेक्स्ट ईयर में 12,000 प्लस 28,000, इतना अमाउंट मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकता हूँ। यानी कि जब से मैं पे करना शुरू करूंगा तब से मैं लिख सकता हूँ। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 के अंदर एक जर्नल लिस्ट है। ये जनरल लिस्ट क्या कहती है? हाँ जी, जरा अगर आपने सर कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम, 1-1 मिनट के हैं सारे के सारे, अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है स्टॉक पे, स्टॉक या स्टोर्स पे, लाइव स्टॉक्स पे, या फिर हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं। एक चीज का ध्यान देना यहाँ पे, अदर देन कैश लिखा हुआ,
एनी मोड अदर देन कैश, एनी मोड अदर देन कैश लिखा हुआ है हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय के लिए। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा जी, अगर आप किसी का कोई बोनस या कमीशन पे करते हैं सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्शन 43B, ये क्या कहता है? ये कहता है ओनली ऑन पेड बेसिस। यानी कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइफ ऑफ कैटल्स या फिर लाइफ स्टॉक पे मर्केंटाइल बेसिस पे लिख सकते थे, आउटस्टैंडिंग बेसिस पे लिख सकते थे, आउटस्टैंडिंग बेसिस पे लिख सकते थे। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने पे किया है एम्प्लॉय के लिए, आउटस्टैंडिंग बेसिस पे लिख सकते थे। लेकिन अगर आपने बोनस या कमीशन दिया है तो आप जब उसको पे करेंगे तभी आप, चाहे आप मर्केंटाइल बेसिस ही क्यों ना फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आप अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, इवन देन बोनस और कमीशन जो है वो आपको पे करना है, तभी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। जहां जहां पे भी आएगा ना सेक्शन 43B, उसका मतलब है ओनली ऑन पेड बेसिस। इसको घोल के पी लो, बार बार परेशान करती है ये चीज। सेक्शन 43B का मतलब क्या है? ओनली ऑन पेड बेसिस। ठीक, अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होता है बताना? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है क्या, और होता है तो कब होता है बताओ, बोलो। क्या हुआ, याद नहीं आ रहा? सर मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की और उसको पुट टू यूज नहीं किया, और वो प्लांट एंड मशीनरी मैंने परचेज की थी लोन के पैसे से। तो जब से लेकर के जब तक उसको पुट टू यूज नहीं करूंगा तब तक का इंटरेस्ट जो है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। याद आया? यस सर, आ गया। तो हम क्या कहते हैं सर? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर बिजनेस, इंटरेस्ट फॉर द पीरियड आफ्टर लिखा है, देखो यहाँ पे आंखें खोल के देखना, आफ्टर लिखा है, अलाउड एज डिडक्शन। बिफोर वाले को आप डिडक्शन की तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इंक्लूड हो जाता है और डेप्रीसिएशन क्लेम करने के लिए अलाउड हो जाता है। लेट्स से, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया और इसको प्लांट एंड मशीनरी में परचेज में मैंने लगा दिया, ठीक है? और मैंने ये खरीदी कब? 1/4/2019 को, और मैंने इसको 1 जुलाई 2019 को लगा दिया पुट टू यूज। अब यहां से लेकर के यहां तक का जो इंटरेस्ट था वो मान लो 5,000, और यहां से लेकर के 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट था वो था मान लो 20,000 रुपए। तो मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो एक्सपेंडिचर लिख सकता हूं, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिख सकता हूं? 20,000। और डेप्रीसिएशन कितना लिख सकता हूं बताना? 15% on 5,05,000। 1
मान्या जी कह रही है 15% ले लो, और मैं ले रहा हूं, मैं कहता हूं इसको सर 9/12 भी तो करेंगे ना, बोलो यस सर। मान्या जी 9/12 करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस सर आ गई। सिद्धांत बोलो, अनुज बोलो। यस सर आ गई। तो फिर एक काम करो, हल्का सा ही सही अपने मुंह पे जगाने के लिए एक थप्पड़ मार लो, मार लो मार लो, कोई बात नहीं। सर वैसे मुझे डाउट था ये 9/12 का। क्यों 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 क्या डाउट है? क्यों 9/12 अगर करेंगे या तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? सर नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं करेंगे ना। फुल डेप्रिसिएशन लगता है, और अगर 180 से कम हो तो हाफ लगता हमारे है। यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है अकाउंट्स की तरह। तो बेटा एक बात बताओ, जब तुम्हारे मन में डाउट है, मैंने उस चीज को सिखा दिया और मैं खुद गलत कर रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें टेस्ट करने के लिए, चलो मैं ही गलत बोल रहा हूँ, मान लो मैं गलत बोल रहा हूँ, तो तुम मुझे टोकोगे क्यों नहीं? भाई तुम्हें तो आता है, मैं तो जान के गलत कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 9/12 लिखा और मैं करना चाहता था ये, और कई बच्चे करते भी हैं ऐसा, सर 9/12 नहीं होगा हमारे यहाँ पे या तो 7.5 मिलेगा या 15 मिलेगा, डिपेंड करता है कि हमने 180 दिन से कम यूज किया है या फिर मोर देन 180 डेज किया है। सिंपल। यहाँ पे अपने कोई 9/12 का 6/12 का कोई सिस्टम ही नहीं है अपने पास में यार, याद रखना। तो डेप्रिसिएशन इतना मिलेगा, ये कितना आ जाएगा जल्दी बता दो, जो भी आ जाएगा वो यहाँ लिखिए। अच्छा जी, हाँ अब सुनो जी, अब हमने ना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की जब बात की ना, तो बहुत से लोग उठ करके आ गए, कहते हैं हाँ जी हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल भी अलाउड करो। यानी कि हमने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने यहाँ अलाउड नहीं है, अपने यहाँ अलाउड नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो 12% तक अलाउड है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इंटरेस्ट पेड बाय फॉर्म टू इट्स पार्टनर डिडक्टेबल है। अच्छा इसको छोड़ो, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज लिखी हुई है, आप सुनो मेरी बात, आप क्या लिख लो इसके आगे, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म allowed up to 12%। ठीक है जी, पार्टनरशिप फॉर्म में अलाउड है। अगर किसी ने गारंटेड इंटरेस्ट दिया है अपने शेयर होल्डर को, उसको भी डिसअलाउड किया गया है। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हाँ जी ये अलाउड है। मैंने लोन लिया और लोन लेकर के डिविडेंड पे कर दिया। इंटरेस्ट पेड ऑन मनी बोरोड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स नॉट डिडक्टेबल। आप टैक्स पे करने के लिए ये सारे तामझाम कर रहे हो और टैक्स पे करने के लिए लोन लेकर के आ रहे हो, और उसी के एक्सपेंडिचर को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दो, तो आपने पे क्या किया? कुछ भी पे नहीं किया। लोन के पैसे से इंटरेस्ट पे कर दिया, लोन के पैसे से टैक्स पे कर दिया, और बाद में लोन चुका दोगे इंटरेस्ट के साथ। ऐसे इंटरेस्ट को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जगह नहीं देते। और ऊपर ये जो पार्टनरशिप फॉर्म वाला था, ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। ठीक है जी, तो ये इंटरेस्ट के नाम पे अगर आपसे क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना जी ना, बिल्कुल अलाउड नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं। ठीक है सर, अगला है हमारे पास में अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन
जीरो कूपन बॉन्ड बाय इशूइंग कंपनी। ठीक है जी, तो बोलना हाँ सर, अगर हमने जीरो कूपन बॉन्ड दिया है, हमने उसका जितना भी एक्सपेंडिचर किया था डिस्काउंट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं, उसको हम डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। ओ सॉरी, डिवाइडेड बाय 5 नहीं, डिवाइडेड बाय लाइफ करेंगे। जैसे मान लो हमारा डिस्काउंट था जीरो कूपन बॉन्ड पे 1 लाख रुपया, और इस जीरो कूपन बॉन्ड को 25 सालों के लिए इशू किया गया है, तो 25 से डिवाइड करेंगे और उतना अमाउंट हम अपने P&L अकाउंट में लिख सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है, किसमें कंट्रीब्यूशन किया है सर? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में किया है, अप्रूव्ड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में किया है, सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्शन 43B। क्या है ये सर? इसका मतलब है ओनली ऑन पेड बेसिस, यानी कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है किसमें? प्रोविडेंट फंड्स के अंदर। ठीक है जी, मैं एम्प्लॉयर, आप एम्प्लॉय, आपने भी अपने प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला, मैंने भी आपके प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला। निकालने का अधिकार किसका? सिर्फ आपका, एम्प्लॉय का। तो मैंने कुछ एक्सपेंडिचर किया है ना, ऐसा एक्सपेंडिचर अलाउड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने के लिए। एम्प्लॉयर ने जो एक्सपेंडिचर किया आपके कंट्रीब्यूशन की, वो अलाउड है एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, सब्जेक्ट टू कंडीशन इट इज एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉयर। यानी कि जब ट्रांसफर कर देगा, यानी कि आउटस्टैंडिंग बेसिस पे अलाउड नहीं है, झूठ मूठ का अलाउड नहीं है, एंट्री अलाउड नहीं है, सच में जाना चाहिए पैसा। ठीक है, अच्छा जी, ऐसा ही कंट्रीब्यूशन किसमें? एक तो ये प्रोविडेंट फंड हमने पढ़ लिया, पेंशन फंड या फिर पेंशन स्कीम में जाना चाहिए। पेंशन स्कीम में जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ 10% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय का। इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयर है, मैं हूं एम्प्लॉयर, वान्या है एम्प्लॉय, वान्या की सैलरी 1 लाख रुपए। मेरा मन कर गया, मैंने कहा वान्या की सैलरी का 25% मैं इसके लिए कंट्रीब्यूट कर देता हूं, इसके पेंशन स्कीम में 25,000 रुपए हो गया 25%। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000 से ज्यादा नहीं लिख सकते, दैट इज 10% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, उसके आगे भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, यानी कि ओनली ऑन पेड बेसिस। ठीक है जी, इसमें कोई पॉइंट में कोई दिक्कत इन तीनों में? जल्दी बता दो। नो सर। ठीक है, अगला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है सर, ये क्या लिख दिया यहाँ पे? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंस कैसे? लोचा है ना, गलती से लिख दिया शायद यहाँ पे। नहीं, गलती से नहीं लिखा। स्कीम को समझो, ध्यान से सुनो, समझ में आएगी अपने आप बात। मैं क्या करता था, अपने कंट्रीब्यूशन को तो मेरे ऊपर मैंने देख लिया रिस्ट्रिक्शन है कि ओनली ऑन पेड बेसिस। मैंने क्या किया, वान्या की सैलरी काटी। वान्या कहती है सर मेरा भी कंट्रीब्यूशन डालो। किसके अंदर डालो? आरपीएफ में डालो, स्टैट्यूटरी फंड में डालो। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं, वान्या ने अपना कंट्रीब्यूशन डाला और मैंने अपना कंट्रीब्यूशन डाला। मैंने जो कंट्रीब्यूशन डाला था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब वान्या ने एक कंट्रीब्यूशन डाला अपना, ठीक है सर, ये मेरे हाथ में यानी कि एम्प्लॉयर के हाथ में क्या हो जाएगा? इनकम मान ली जाएगी। क्यों सर, क्यों इनकम क्यों मान ली जाएगी? देखो, वान्या ने जब पैसे दिए
उस फंड के अंदर डालने के लिए, तो किसके हाथ में दिए होंगे? मेरे हाथ में दिए होंगे ना। या फिर ये कह सकते हैं कि मैंने साल के शुरुआत में वान्या से पूछ लिया था कि हाँ जी मैडम, आप कितना कंट्रीब्यूशन करना चाहती हैं इस फंड के अंदर? तो उन्होंने बोला था सर 5,000 रुपए हर महीने मेरी इनकम में से काट लेना और मेरे अकाउंट के अंदर ऐसे फंड के अंदर डाल देना। अब मैंने इससे ले लिया पैसा, ये ट्रीट कर दी गई मेरी इनकम की तरह, और इस फंड की जो ड्यू डेट कहती है उससे पहले पहले अगर मैंने इसको डिपॉजिट कर दिया उस फंड के अंदर, तो ये मेरे एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट हो जाएगा। ये चीज इनकम के अंदर भी आएगी। यहीं पे समझा रहा हूं, दोनों बातें समझ लो ध्यान से। मैंने इसकी सैलरी में से 5,000 रुपया काट लिया, कब? 30 तारीख। 30 तारीख को इसकी सैलरी आई, ड्यू हो गई 30 तारीख को। मैंने कहा वान्या जी आपका 1 लाख रुपया ड्यू है, मैंने आपको सैलरी देनी। अब वान्या ने जो अपनी बात बोली हुई थी उसके हिसाब से मैंने इनको 95,000 देना है, यानी कि 5,000 काट के मैंने इनके अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया। मेरे मन में आ जाती है अगर लालच, केस 1, अगर मेरे मन में आ जाती है लालच और मैं इनके पैसे को डिपॉजिट नहीं करता, मान लो इसकी डिपॉजिट का जो टाइम था ना वो नेक्स्ट मंथ ऑफ 7th था, नेक्स्ट मंथ की 7 डेट तक मुझे डिपॉजिट करना था। केस नंबर 1, अगर मेरे मन में लालच आ गया, मैंने पैसा काट तो लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, तो सर ये मेरी इनकम की तरह से ट्रीट किया जाएगा। और अगर मेरे मन में कोई लालच नहीं है, 30 तारीख को मैंने काटा और 2 तारीख को डिपॉजिट कर दिया, तो सर ये मेरी इनकम मान ली जाएगी 30 तारीख को, और 2 तारीख को डिपॉजिट करते ही मेरा एक्सपेंस मान लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इफेक्ट नलिफाई हो गया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 30 तारीख को मेरी इनकम बना और 2 तारीख को एक्सपेंस बन गया, बात खत्म, ना इनकम है ना एक्सपेंस है। लेकिन अगर 7 तारीख तक डिपॉजिट नहीं किया, 7 तारीख तक डिपॉजिट नहीं किया, 8 तारीख को ये सिर्फ मेरी इनकम की तरह दिखाई देगा, एक्सपेंस की तरह से दिखाई नहीं देगा, और उस इनकम के ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ जाएगा। बात समझ में आई तो हाँ बोलना, नहीं आई तो ना बोलना। यस सर। आगे सर। ठीक सर। अच्छा, हमारे पास में लाइव स्टॉक होते हैं ना, मान लो मैं एक सर्कस चलाता हूं। सर इसमें क्या बात है, हर टीचर सर्कस चलाता है। अच्छा जी, तो हम क्या कहते हैं, मान लो मैं एक सर्कस चलाता हूँ, मेरे पास में लाइव स्टॉक होगा, असली वाला सर्कस कह रहा हूँ, ये वो बच्चों वाले सर्कस की बात नहीं कर रहा, असली वाला सर्कस चलाता हूँ। तो मेरे पास में है ना 4 हाथी थे, 2 शेर थे और भी बहुत सारे जानवर थे। तो ये क्या है मेरे लिए, ये क्या है मेरे लिए, ये मेरे एसेट है, लाइव स्टॉक है। ठीक है सर। अच्छा, अब रूल ये कहते हैं कि अगर मैं इनके ऊपर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूं तो उसको हम पढ़ चुके हैं, है ना, उसको मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकता हूं। कहता है सर मान लो एक लाइव स्टॉक कम हो गया, एक हाथी मर गया, केस 1, एक हाथी मर गया, और हाथी मर गया तो हमने उसको हटा दिया वहां से, अपने स्टॉक से हम कम कर देंगे, लाइव स्टॉक से माइनस कर देंगे। लेकिन जब हाथी जाता है तो कहते हैं ना, जिंदा हाथी लाख का, मरा हुआ 1.25 लाख का, बहुत पुरानी कहावत है, क्योंकि उसके हाथी के जो दांत होते हैं ना बिक जाते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्टॉक को कम करेंगे। 4 हाथियों की कीमत मान लो 4 लाख थी, तो हम माइनस करेंगे क्या, माइनस करेंगे 1 लाख, और अगर जाते जाते वो कुछ अमाउंट दे गया है तो उसको ऐड करेंगे। अब ये 1.25 लाख भी हो सकता है, 70,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मेरे लाइव स्टॉक की कीमत होगी। बात समझ में आई? अच्छा, यस सर। अगला है हमारे पास में
बैड डेट्स, बैड डेट्स बिजनेस एक्सपेंस होते हैं? हाँ सर बिल्कुल होते हैं। तो सर सुनो, सबसे पहले बात, एक कैश बेसिस पे काम करने वाला बंदा, कैश बेसिस बोला मैंने, मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, सिद्धांत मेरा क्रेडिटर है, आयुषी मेरी डेटर है। क्या ये पॉसिबल है अगर मैं कैश बेसिस पे काम करता हूं तो कोई मेरा क्रेडिटर हो और कोई मेरा डेटर हो? हो ही नहीं सकता। नो सर। हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आप मर्केंटाइल बेसिस काम कर रहे हो। क्या ये पॉसिबल है कि मैं क्रेडिट पे ले तो लेता हूं लेकिन मेरा कोई डेटर नहीं है, कैश बेसिस पे ही बेचता हूं? नहीं सर नहीं। इसका मतलब फिर से आप मर्केंटाइल बेसिस ही फॉलो कर रहे हो। सर कैश सिस्टम का मतलब समझ लो पहले। कैश सिस्टम का मतलब है ना किसी से लेना उधार, ना किसी को देना उधार, तो कैश सिस्टम है। अगर कैश सिस्टम होगा तो बैड डेट्स ही नहीं होगा। क्यों? कोई डेटर होंगे, किसी पे विश्वास करूंगा तभी तो विश्वासघात आएगा। विश्वास को आघात पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि मैंने किसी पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि कैश बेसिस पे काम कर रहा हूं। सबसे पहले चीज क्या है बैड डेट्स के लिए? सर आपको विश्वास होना चाहिए, यानी कि देयर शुड बी अ डेटर फर्स्ट ऑफ ऑल। आपका बैड डेट्स तब बैड डेट्स माना जाता है जब आपने किसी तरीके का कोई भी मर्केंटाइल बेसिस फॉलो किया हुआ हो और आपकी कुछ इनकम ड्यू हो लेकिन आपको वो मिली ना हो। तीसरी कंडीशन, आपने ऐसे अमाउंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ भी कर दिया हो। सोचो, मैंने कहा कि मेरा डेटर था सिद्धांत, सिद्धांत ने मेरे को 4 लाख रुपए दिए, देने कितने थे? 5 लाख। 1 लाख नहीं दिया, बैड डेट्स हो गए। और फिर अगले साल मैं कह रहा हूं कि मैंने सिद्धांत से 1 लाख रुपए लेने। अरे भैया ये कैसा बैड डेट्स है जो अगले साल फिर से मांग रहे हो? तो बैड डेट्स को राइट ऑफ करना चाहिए। नंबर 1 कंडीशन क्या है कि सर आप जो है मर्केंटाइल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। नंबर 2, आपने किसी से पैसे लेने थे और वो पैसे मिले नहीं है। नंबर 3, आपने उस अमाउंट को वहां से हटा दिया, राइट ऑफ कर दिया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो ही ऐसे बैड डेट्स अलाउड हैं, यानी कि सच्चे वाले बैड डेट्स। अच्छा अब एक बात बताओ, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जिस भी नाम से होते हैं, ये एक्चुअल होते हैं क्या? बोलो। नो सर। सर No, ये sir. तो हमने आगे के लिए तैयारी करके रखी हुई होती है शक की बिना पे। तो सर हमने क्या लिखा है यहाँ पे? बैड डेट्स अलाउड है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउड नहीं है। यानी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर P&L अकाउंट में लिखा होगा डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है जी, तो बैड डेट्स अलाउड हैं। ओके, अच्छा अगला है सर हमारे पास में एक्सपेंस ऑन फैमिली प्लानिंग। अब इसका भी सुन लो ध्यान से। सर मेरे पास में कोई क्या नाम है एम्प्लॉइज थे, 500 एम्प्लॉय थे। मैं उन लोगों को फैमिली प्लानिंग की बात समझाने के लिए फैमिली प्लानिंग की ऊपर बनी हुई किसी भी मूवी दिखाने के लिए लेकर के गया, या फिर मैंने उनको कोई सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर किया बाय वट एवर नेम कॉल्ड, वेदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेदर रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई? कोई भी एक्सपेंडिचर, ऑल्दो इट इज नॉट रिलेटेड टू माय बिजनेस बिकॉज इट्स नॉट माय ड्यूटी, लेकिन मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं किसी ऐसे काम में जिसके पीछे सरकार भी पड़ी हुई है। तो सरकार कहता है तू अच्छा काम करेगा ना अगर, और ऐसे काम के ऊपर अगर तूने कोई एक्सपेंडिचर कर दिए तो आप अपना एक्सपेंडिचर का 1/5 अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हो। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है जी, इसको आप अपने P&L अकाउंट में लिख सकते हैं। ठीक, और इसके साथ ही ये लिस्ट खत्म हो जाती है और आ जाता है सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या सेक्शन है? सेक्शन 37 कहता है यार देखो,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है यार दिमाग खराब हो गया मेरा, लिखते लिखते खर्चे, ये अलाउड है, ये डिसअलाउड है, ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलता है बस अब शांत हो जाता हूं मैं। शांत हो गया और उसने क्या किया, उसने एक काम किया, एक जनरल डिडक्शन का सेक्शन बनाया। एक सेकेंड बेटा, हाँ जी सर, एक नॉर्मल और सेक्शन 37 उसने जनरल बनाया। कहता है ये वाली कंडीशंस अगर है, ये कंडीशंस अगर कोई पूरी कर देगा तो उस एक्सपेंडिचर को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं। ठीक है, जाग रहे हो ना सारे? यस सर। Yes, sir. देखो हम कहते हैं नंबर 1 कंडीशन, ये 30 से लेकर के 36 में ना आया हो। क्यों? क्योंकि सर अगर आपने एक बार ही बेनिफिट ले लिया, दोबारा सेक्शन 37 में भी बेनिफिट ले लोगे, काम खराब हो जाएगा। तो ये 30 से 36 में ना आया हो। नंबर 2 कैपिटल नेचर का ना हो। नंबर 3 इसी साल का खर्चा हो। नंबर 4 ये बिजनेस के लिए ही खर्च किया गया हो। ठीक है जी, यानी कि बिजनेस के सेटअप के बाद खर्च किया गया, और ये बिजनेस के लिए ही खर्च किया गया हो, होली एंड फुल्ली, पर्सनल का ना हो, और ये लीगल पर्पस के लिए खर्च किया गया। तो ऐसा एक्सपेंडिचर, यानी कि मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, लास्ट में क्या लिखा है, लीगल पर्पस के लिए खर्च किया गया हो। ठीक है, तो अगर लीगल पर्पस के लिए खर्च किया गया है तो ये क्या नाम है हमारे पास में, अगर इन शर्तों को कोई पूरा कर रहा है तो वो एक्सपेंडिचर अलाउड है। अब ये 6th पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन में जाता है। सर जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था आपने हमें पढ़ाया था कि इलीगल इनकम भी टैक्सेबल होती है, पढ़ाया था ना, इलीगल इनकम भी टैक्सेबल होती है। यानी कि अगर आप इलीगल इनकम एक्टिविटी कर रहे हैं, रॉबिन हुड टाइप पर्सन है, लेकिन अपने सरकार के या अपने देश के प्रति बड़े वफादार हैं, कहते हैं कि नहीं सर मैं तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट को टैक्स दूंगा जरूर, क्योंकि टैक्स से मेरे देश का निर्माण होता है, तो आपकी इलीगल इनकम भी टैक्सेबल होती है। यानी कि आप टैक्स दे करके जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी एक्टिविटी से अर्न करके टैक्स दे रहे हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि पर्पस जो है वो लीगल होना चाहिए, ये लिखा है एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल देता हूं। रतन टाटा जी हैं, रतन टाटा जी के टी बुशेस हैं आसाम में। अब वहां के उल्फा के कुछ टेररिस्ट हैं वहां पे, उन्होंने क्या किया, धमकी दे दी रतन टाटा जी को। क्या धमकी दे दी, कहते हैं ऐसा है या तो हमें फिरौती दे दे, एक्सटॉर्शन मनी दे दे 5 करोड़ रुपए, वरना तेरी टी बुशेस में आग लगा देंगे। अब रतन टाटा जी कहते हैं यार एक बारी चेक करते हैं अपने एक्सपेंडिचर की लिस्ट को। पहले लिखा हुआ है 30 से 36 में नहीं आना चाहिए। हाँ सर नहीं आया, पहली कंडीशन पूरी। ऐसा कोई एक्सपेंडिचर नहीं लिखा हुआ 30 से 36 तक। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि फिरौती का पैसा 2 दिन बाद फिर से मांग लिया जा सकता है, 1 साल के अंदर दोबारा मांग ले। करंट ईयर में इनकर्ड हुआ है, हाँ सर इसी साल की डिमांड है, इसी साल में पूरी करनी है। बिजनेस के सेटअप होने के बाद है, हाँ सर ये कंडीशन भी पूरी। कहता पर्सनल नेचर का तो नहीं है, नहीं है सर, उसके बेटे को थोड़ी ना उठाया था, या उसके किसी रिश्तेदार को थोड़ी ना उठाया था, उसके बिजनेस एसेट को ही जलाने की बात की जा रही थी। तो कहता हाँ ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल है, और मैंने 5 करोड़ रुपए दिए हैं आतंकवादियों को
मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे लिख रहा हूं और ये लिख दिया सर। नया रूल बना, कह रहा सर ये लॉफुल भी होना चाहिए, आप अननेसेसरी टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो डिसअलाउड हो गया। बात समझ में आई? आपने Yes, कोई sir. इलीगल इनकम की है, उसके ऊपर आप टैक्स देना चाह रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लो जी मैं ये कहता हूं कि मैं एक आतंकवादी हूं, मैं एक टेररिस्ट हूं और देश के सबसे बड़े दिग्गज नेता को मारने की मैंने सुपारी ली है, वो सुपारी अरबों खरबों की, मैंने जाकर के उसे मार दिया और मैंने बोला, मैंने कहा ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बोल रहा हूं, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेरा कोई खर्चा नहीं है, एक ही खर्चा है सिर्फ, और मेरी इनकम कितनी है, मेरी 5 करोड़ रुपए की रिसीट है, मैंने इसको सेल्स की तरह से दिखाया और मैंने बोला, मैंने कहा मेरी जो गन है ना इसका डेप्रिसिएशन है 1 लाख रुपए, अब मैं इसके ऊपर, इस इनकम के ऊपर, इस नेट प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स देना चाहता हूं, इस अमाउंट के ऊपर। लॉ कहता है ठीक है आप टैक्स दो, लेकिन आप इस अमाउंट के ऊपर माइनस करके नहीं दोगे, आप इस अमाउंट के ऊपर दोगे, क्योंकि जो खर्चा आपने डेप्रिसिएशन ऑन गन मांग रहे हो ना, ये एक लॉफुल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हम एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करेंगे, हाँ इनकम के ऊपर टैक्स ले लेंगे आपसे। ये बात समझ में आई मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में परसों मिलते हैं फिर आप लोगों से। बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, बाय।